वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के थर्ड वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इन लास्ट टू वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द concepts of accounting, the basic concepts of accounting. Let's start. System of accounting. Accounting system has been classified into two categories, single entry system and double entry system. That there are two accounting system, single entry system and double entry system. Let's see what is single entry system and what is double entry system. Starting from double entry system, what is double entry system? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था ड्यूल कंसेप्ट्स। ड्यूल कंसेप्ट्स, जिस कंसेप्ट्स में मैंने ये बताया था कि इस कंसेप्ट्स में ऐसा होता है कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट का रिकॉर्ड किया जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन का जो डबल इफेक्ट का जो रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे सिस्टम को ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट का रिकॉर्डिंग को ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट्स। ड्यूल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, उसी प्रिंसिपल पे डबल एंट्री सिस्टम है, विच स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। इसमें बताया गया है कि हर ट्रांजेक्शन का क्या होता है, दो इफेक्ट होता है, दैट इज रिसीविंग एज अ बेनिफिट एंड गिविंग एज अ बेनिफिट। दो तरह का इफेक्ट हो सकता है, या तो हम बेनिफिट रिसीव करते हो या हम गिवर हो, या कोई दूसरा रिसीव करता हो बेनिफिट या दूसरा कोई गिवर हो। मतलब या तो एक आदमी रिसीवर होगा तो दूसरा क्या होगा, बेनिफिट का गिवर होगा। तो इस तरह दो एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग हम करते हैं। ईच ट्रांजेक्शन देयर फॉर इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट्स। हर ट्रांजेक्शन में दो या दो से अधिक अकाउंट इन्वॉल्व होता है एंड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेस इन द लेजर। और जब हम लोग लेजर सीखेंगे तो उसमें दिखाएंगे हम कि ये हर ट्रांजेक्शन का जो डबल इफेक्ट होता है, जैसे कैश गुड सोल्ड टू राम, तो एक तो सेल्स पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा राम पे इफेक्ट पड़ा। तो हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है, उसको लेजर में दो जगह रिकॉर्ड करना पड़ता है। The basic principle follow is that every debit must have a corresponding credit. इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो यही है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होना होता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जितने भी डेबिट होते हैं सभी का एक क्रेडिट जरूर होता है। वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो अदर इज क्रेडिटेड, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये इस कंसेप्ट इस सिस्टम का मेन इंग्रेडिएंट है। डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीट सिस्टम। ये एक कंप्लीट सिस्टम है क्योंकि इसमें कुछ छूटता नहीं है, अकाउंट के दोनों एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग होता है, तो कुछ छूट नहीं रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट सिस्टम बोलते हैं। एज बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द सिस्टम इज एक्यूरेट। ये सिस्टम क्या है, एकदम एक्यूरेट है, रिलायबल है, एज द पॉसिबल ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज, क्योंकि इसमें फ्रॉड हो नहीं सकती और मिस अप्रोप्रिएशन हो नहीं सकता। तो इस तरह से यह सिस्टम क्या है, एकदम रिलायबल है, एक्यूरेट है। द अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसीज इज रिकॉर्ड कैन मोस्टली बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम से अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम आसानी से ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बना करके हम ये चेक कर पाएंगे कि हमने जो लेजर बनाया है वह सही है या गलत है। द सिस्टम इज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकते हैं और छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है। ये क्या करता है, अकाउंट के सिर्फ एक एस्पेक्ट्स का रिकॉर्ड करता है। ये छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, ये सिंगल एंट्री सिस्टम में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। करते क्या है, वो अगर 10,000 का सामान मार्केट से खरीद के लाएं तो वो लिख देंगे कि खरीदा हमने हमने परचेज किया है 10,000 का, और सेल किए उसी सामान को 20,000 में तो लिख देंगे सेल्स 20,000 में।
और फिर इसको माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे 10,000। तो ये एक एक एस्पेक्ट्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक एस्पेक्ट्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते तो फिर कैसे करते? परचेज किया 10,000 का, तो कैश चला गया, कैश चला गया उसका, और परचेज हुआ तो एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो 2 रिकॉर्ड हुआ। फिर सेल्स किया तो कैश आ गया, सेल्स करने से कैश आ गया, और सेल्स एक इनकम हुआ, इनकम इंक्रीज हो गया। फिर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट करने से कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल प्लस हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया। तो इस तरह से हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट का रिकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम में होता है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम इसको फॉलो ही नहीं करता, तो उसमें हर ट्रांजैक्शन का एक सिंगल एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग होता है। तो इसीलिए अगर कोई गलती होती है तो इसमें पकड़ में नहीं आती है सिंगल एंट्री सिस्टम में। इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग ऑल ट्रांजेक्शन, इसमें सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, तो सारे अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट बनते हैं, एक पर्सनल अकाउंट बनता है और कैश बुक बनता है। तो इसलिए सारे अकाउंट्स तो बनते नहीं हैं, तो इसीलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ सिस्टम, इसको हम लोग एक सिस्टम नहीं बोलेंगे, बट अ लैक ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम की कमी बोलेंगे। मतलब अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से कोई अकाउंट बना रहा है तो कोई सिस्टम ही फॉलो नहीं कर रहा है। एज नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि इस सिस्टम से अगर अकाउंट बना रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी नहीं। हर बिजनेसमैन को अगर कंपेयर, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना चाहेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई सिंगल एंट्री से नहीं बनाएगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। फॉर सम ट्रांजेक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, इसमें क्या होता है, इसमें और एक प्रॉब्लम है, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ एक एस्पेक्ट्स का रिकॉर्ड होता है, और कुछ ट्रांजेक्शन के लिए बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। तो ये क्या है? बायसनेस है, इसमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। कुछ ट्रांजेक्शन के लिए क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए तो ये दोनों एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग करता है, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए एक ही एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग करता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। द account maintained under this system are incomplete, unsystematic and therefore not reliable। ये इनकम्प्लीट है, अनसिस्टमेटिक है, इसलिए रिलायबल नहीं है। द सिस्टम इज हाउएवर फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेस, लेकिन छोटे मोटे बिजनेसमैन इसको फॉलो करते हैं, जिसको डबल एंट्री सिस्टम बहुत लेंदी लगता है, कम्प्लेक्स लगता है, वे इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इसको इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। मतलब अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, अकाउंटिंग वेयर ड्यूल एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे ड्यूल एस्पेक्ट्स की रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, वन साइड ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड होता है। इसका जो नेचर होता है कम्प्लेक्स होता है, इसका नेचर जो होता है सिंपल होता है। एक्यूरेसी की बात करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा। लेकिन इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट क्योंकि वन साइड का ही रिकॉर्ड होता है, इसलिए लेस एक्यूरेसी इसमें होती है। स्केल ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसको प्रेफर करते हैं लार्ज स्केल के बिजनेस, स्मॉल स्केल के बिजनेस भी प्रेफर करते हैं, बट इसको तो सिर्फ स्मॉल स्केल के बिजनेस ही प्रेफर करते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन की अगर बात करें, लेवल ऑफ कंप्लीशन की, इट इज़ कंप्लीट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, कंप्लीट है बट ये क्या है, इनकम्प्लीट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। डिटेक्शन ऑफ एरर, इसमें एरर्स आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें गलती हो गया तो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स का रिकॉर्डिंग हुई है। कॉस्ट की बात करें तो इसको बनाने में ज़्यादा खर्च पड़ता है, स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसको ऑनर जो है खुद से भी बना सकता है, सिंपल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं, एक्यूरल बेसिस होते हैं और कैश बेसिस, 2 बेसिस होता है अकाउंटिंग का। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये बोला गया है कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव्ड,
कैश मिला तो उसको इनकम मान लिया जाएगा, उसको मतलब रिवेन्यू मान लिया जाएगा, और कैश पे कर दिए हम तो उसको एक्सपेंस मान लिया जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि जो हम कैश पे कर रहे हैं करेंट ईयर के लिए कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, या रिवेन्यू जो मिल रहा है करेंट ईयर के लिए मिल रहा है, लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। कैश मिला और उसको जिस दिन मिला उसी दिन उसको इनकम मान लेंगे, और कैश गया तो जिस दिन गया उसी दिन उसको एक्सपेंस मान लेंगे, हमको ईयर से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं है, इसमें है रिवेन्यू रिवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन अर्नड, जब हम कमाए हैं तभी का वो माना जाएगा। लास्ट ईयर में हमने कमीशन अर्न किया था 10,000 रुपया, लेकिन हमको इस साल मिला है, तो इस साल वो इनकम नहीं है, वो लास्ट ईयर का ही इनकम है, तो लास्ट ईयर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जाएगा वो इनकम में, इस साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड के इनकम में नहीं जाएगा। उसी तरह एक्सपेंसेस जब इनकर्ड करेंगे, हम पेमेंट करेंगे तब नहीं, जब हमारा एक्सपेंसेस ड्यू हुआ, लास्ट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू था, इस साल पेमेंट कर दिए, तो इस साल उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उसको लास्ट ईयर का ही एक्सपेंस मानेंगे, और लास्ट ईयर के अकाउंट में उसको एक्सपेंस दिखाया जाएगा। उसी तरह अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस में पेमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसको एक्सपेंस में हम दिखाएंगे। तो इस तरह से एक्रूअल बेसिस में हम कैश रिसिप्ट कैश पेड से हमें मतलब नहीं होता है, हमें अर्न और इनकर्ड से मतलब होता है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर द कैश बेसिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, कैश के रिसीव होने और पेड होने से ही एंट्री होता है, नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम्स ड्यू। कैश बेसिस की अगर बात करें तो कैश बेसिस में कैश मिलने से ही रिकॉर्डिंग होती है, ये नहीं देखा जाता है कैश मतलब इनकम इसी ईयर का है या नहीं है, इस ईयर का ड्यू हुआ था या नहीं हुआ था, इससे हमें मतलब नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ऑफिस रेंट ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर 2014 इज पेड इन जनवरी 2015, लास्ट ईयर दिसंबर 2014 का अगर ऑफिस रेंट बाकी था लेकिन पे किया गया 2015 में, लेकिन कैश बेसिस में इसको इनकम मान लिया जाएगा, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द जनवरी 2015। तो कैश बेसिस है तो कैश बेसिस में तो कैश पे फोकस करना है, ईयर टाइम पे फोकस नहीं करना है। तो कैश कब मिला, जनवरी में मिला, तो जनवरी में उसको इनकम मान लिया जाएगा। तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश पे फोकस करते हैं। सिमिलरली सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2015, जनवरी 2015 में क्रेडिट में गुड्स सोल्ड हुआ था, वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनवरी, उस समय रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। बट उसका पैसा मिला अप्रैल में, लेकिन व्हेन पेमेंट ऑफ दिस सेम इज रिकॉर्डेड, अगर पैसा अप्रैल में मिला तो अप्रैल में रिकॉर्ड होगा, जनवरी में रिकॉर्ड नहीं होगा, जनवरी में पैसा नहीं मिला, तो ये कैश बेसिस बोलता है। Thus this system is incompatible with the मैचिंग प्रिंसिपल, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता है, जो हम लोग इससे पहले मैचिंग कंसेप्ट पढ़े थे उसको ये फॉलो नहीं करता है, विच स्टेट दैट द रिवेन्यू ऑफ अ पीरियड इज मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ दैट पीरियड। इसमें एक पीरियड से कोई मतलब ही नहीं रखता है, कैश आया तो इनकम, कैश गया तो एक्सपेंसेस, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इनकम्पिटेबल है। तो सिंपल, ये मेथड तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस मानते हैं, इसलिए बहुत सिंपल मेथड है। लेकिन इन अप्रोप्रिएट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। एज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंट बिटवीन द रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ मनी फॉर द गिवन पीरियड रेदर देन द हैपनिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन की हैपनिंग पे प्रॉफिट नहीं निकाला जाता है, बस इसमें रिसिप्ट और पेमेंट के हिसाब से प्रॉफिट निकाला जाता है, इसलिए बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसी का ठीक उल्टा होता है, इसमें कैश पे फोकस नहीं करते हैं, इसमें रिवेन्यू और कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच दे ऑकर्स रेदर व्हेन दे आर पेड। इसमें पीरियड को फोकस करते हैं, मेन हमारा फोकस होता है पीरियड पे, इस पीरियड का है तो रिकॉर्डिंग करेंगे, इस पीरियड का नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। A distinction is made between the receipt of cash and the right to receive of cash. कैश रिसिप्ट हुआ तो क्या उसका राइट था कि नहीं रिसीव होने का, अगर राइट था तो रिकॉर्ड होगा, राइट नहीं था तो रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड पेमेंट ऑफ कैश अगर करते हैं तो उसका लीगल ऑब्लिगेशन था क्या पेमेंट करने का, वो देखना है। पेमेंट ऑफ कैश और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। अब मान लिया हमने कैश तो पेमेंट कर दिया, लेकिन पेमेंट करने के लिए हम लीगली ऑब्लाइज थे क्या, पेमेंट करना जरूरी था क्या मुझे,
तो अगर लीगली ऑब्लाइज थे तब तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन ऐसे ही पेमेंट कर दिए तो रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब इसमें डिफरेंस होता है। रिसिप्ट ऑफ कैश, राइट टू रिसीव, उसी तरह पेमेंट ऑफ कैश, लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो एक्यूरल बेसिस रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश पे ध्यान नहीं देता है, इसमें किस पे ध्यान देता है, राइट टू रिसीव कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कैश पे ध्यान देता है कि हमारा राइट था रिसीव होने का। जैसे हमें एडवांस में 1,000 रुपया मिल गया कमीशन के रूप में, तो ये रिसिप्ट ऑफ कैश है, रिसिप्ट ऑफ कैश है, लेकिन क्या हमें मिलना चाहिए था क्या अभी, क्योंकि अभी तो हमने काम ही नहीं किया, कमीशन मिल गया, तो राइट टू रिसीव कैश नहीं हुआ, तो एक्यूरल बेसिस के हिसाब से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसी तरह पेमेंट ऑफ कैश है, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लास्ट ईयर का पेमेंट कर दिया, तो क्या लास्ट ईयर का पेमेंट अभी करना था क्या, नहीं, तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था अभी करने का, तो सिर्फ पेमेंट ऑफ कैश है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। Thus, under this system, the monetary effect of transaction is taken into account in the period in which they are earned, rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise. इसमें क्या देखा जाता है कि पीरियड को फोकस करना है कि जिस पीरियड का हम अकाउंट बना रहे हैं उसी पीरियड का हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर हमें आना चाहिए, और ये नहीं देखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आने जाने से इसमें मतलब नहीं होता है। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट बेसिस, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज एक्सपेंसेज आर मैच अगेंस्ट रिवेन्यू अर्न इन द रिलेशन देयर टू, क्योंकि इसमें मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, इसलिए ये बेसिस जो है एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हम, तो उसको मैच करते हैं अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स सोल्ड किए हैं जितने का उसके लिए कितने रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया उसको आपस में मैच करके तब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मीनिंग की बात करें तो ये सिर्फ कैश रिकॉर्ड को फॉलो करता है, ओनली कैश रिकॉर्ड्स इसमें फॉलो होते हैं, लेकिन एक्यूरल बेसिस में वी रिकॉर्ड ऑल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इट मे बी पेड और नॉट। मतलब सिर्फ इसमें इनकर्ड या ट्रांजेक्शन ड्यू पेड फोकस करते हैं, लेकिन इसमें कैश पे सिर्फ फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल कैश बैलेंस जानना इसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता, इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इसका तो सिंपल है कैश बेसिस का, लेकिन एक्चुअल बेसिस कम्प्लेक्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका जो होता है एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बता नहीं पाएगा, लेकिन इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। रिकॉग्नाइज, इस सिस्टम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कोई लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। बेसिस बिजनेस ट्रांजेक्शन, द ओनली कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, इसमें कैश का भी होता है क्रेडिट का भी होता है, बस ड्यू होना चाहिए, बस उसी पीरियड का होना चाहिए। एक्यूरेसी, ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये मोर एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है। लेवल ऑफ बिजनेस, इट इज़ सुटेबल फॉर ओनली वेरी स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है, लेकिन इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल लेवल ऑफ बिजनेस, सारे टाइप के बिजनेस के लिए सुटेबल है। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसी के साथ ही थर्ड वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।